हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन ने कल ब्रिज बॉन्ड है ना। तो ब्रिज बॉन्ड हमारा ब्रिज बॉन्ड में मैंने आपको 3C4 बॉन्ड एंड बॉन्ड समझा रहा था। तो 3C देखो बच्चों सुनो, 3C बॉन्ड में मैंने डाइबोरेन समझाया था। B2H6 B2H6 आपको समझाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना। तो इसको अपन और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। मैंने इसको बताया था बच्चों, ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको, बताया था ये बच्चों आप लोगों को। अब देखो बेटा सुनो, इसमें हमने ये भी बताया था कि तो यहाँ डाइबोरेन में इस बोरोन की जो हाइब्रिडेशन स्टेट आ रही है वो sp3 आ रही है। आ रही है क्या? आ रही है बच्चों? बोलो। डाइबोरेन में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ रही है। आ रही है ना? बोलो बोलो। अब देखो बेटा सुनो, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। कैसे? देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये B2H6 है। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं डाई। ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp3 है बच्चों। तो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2s2 2p1 है बच्चों। तो ये 2s2, ठीक है, और ये 2p1 है बच्चों, इस तरह से। अब क्या होगा कि यहां से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर दूं, कर दिया, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के बाद तो बच्चों ये वाली पिक्चर आ गई क्या? ये वाली पिक्चर डेवलप हो गई? बोलो। अब देखो बेटा, अपन अपने को क्या दिखाना है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन को बताओ। हमने डाइबोरेन में कल कौन सा निकाला था स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बताओ। डाइबोरेन में कौन सा निकाला है बच्चों? sp3 ना। sp3 निकाल रखा है ना। बोलो। तो अब देखो बेटा सुनो, sp3 का मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल काम में लेने लेने हैं बच्चों। और इनको यूज लेने से आपके देखो बच्चों, क्या ये 4 ऑर्बिटल बन गए क्या बच्चों? बोलो। ये 4 ऑर्बिटल इस तरह से बना दिए बच्चों। यहाँ आप कह सकते हो कि हमारे पास हो गई sp3 ऑर्बिटल्स। हो गए क्या? अब अगर आप इनमें 4 sp3 ऑर्बिटल्स देखो, तो बच्चों इसमें एक खास बात दिख रही है। देखो, एक में इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ वन जो है ना वो खाली पड़ा है। दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, यहाँ क्या दिख रहा है? ये एक क्या है बच्चों? एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, है कि नहीं है? है बच्चों, है। और अगर यही आप कार्बन में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, तो कार्बन में ये ऑर्बिटल भरा होता था ना। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 2s2 2p2। बोलो बच्चों, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2। तो अगर आप उसमें एक्सप्लेन करते तो ये ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता होता ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसको कैसे समझाएंगे कि बच्चों ये एक बोरोन इधर है। हमने क्या किया? हमने बच्चों इसको इस तरह से समझाया, देखो ये ये इसका दूसरा ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा ऑर्बिटल, ऐसे दिखा दिया। इन सब ऑर्बिटल में मैंने क्या दिखाया? एक एक इलेक्ट्रॉन है। एंड अब जो फोर्थ ऑर्बिटल है वो बच्चों खाली पड़ा है इनका। तो मैंने इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा दिया। ठीक है बच्चों, मैंने इसको थोड़ा से दिखा दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, हमारे पास B2H6 में टोटल हाइड्रोजन कितनी है? B2H6 में टोटल हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? टोटल आपकी 6 है। तो अब देखो बेटा, उन 6 को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो समझते हैं थोड़ा सा। देखो, ये पहले मैंने ले लिया ये ऑर्बिटल,
एक ये ऑर्बिटल, ठीक है, और एक ये ऑर्बिटल, ठीक है, और बचा हुआ एक ही ऑर्बिटल, ठीक है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि मैंने देखो हर बोरोन पे 3 तो ब्लू कलर से ऑर्बिटल बनाए और एक मैंने क्या किया है, एक मैंने पिंक कलर से बनाया है बच्चों, बोलो। अब एक चीज बताओ बच्चों, ब्लू कलर वालों में एक एक इलेक्ट्रॉन है है बच्चों, सब में है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक हाइड्रोजन हमारा इधर आ जाए, इधर आ जाए, देखो बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, यहाँ बॉन्ड बन जाए। इसी तरह से एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, यहाँ बॉन्ड बन जाए। इसी तरह से एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, यहाँ बॉन्ड बन जाए। बन गया? पहले ये समझ में आया सबको? बताओ, पहले इतना सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ ये ऑर्बिटल है sp3 और ये s, तो ये कौन सा टाइप की ओवरलैपिंग होगी बच्चों? sp3s होगी क्या? sp3s ओवरलैपिंग होगी। अब बच्चों अभी भी कितने हाइड्रोजन बाकी पड़े? अभी भी कितने हाइड्रोजन बाकी पड़े? 2। देखो बेटा, आप बीच वाले ऑर्बिटल को थोड़ा ध्यान से देखो। बीच वाले जो ऑर्बिटल है ना बच्चों, जो 2 हमने दिखा रखा है, उनमें अभी तक तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है ना। तो होगा क्या बच्चों कि एक हाइड्रोजन यहाँ आया इस तरह से, और यहाँ ये एक बॉन्ड बना। इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ आया और यहाँ एक बॉन्ड बना। बन गया कि नहीं बन गया? अब आप बीच वाले को ध्यान से देखो बेटा, देखो सुनो, इसमें क्या हो रहा है? देखो sp3, फिर हाइड्रोजन का s, फिर sp3। क्या 3 ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? sp3s sp3, बोलो बच्चों। अरे इसमें ऐसा दिख रहा है क्या? sp3s sp3 दिख रहा है? यानी ये जो ब्रिज बॉन्ड बना, ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है बच्चों, ये ब्रिज बॉन्ड किस टाइप की ओवरलैपिंग से बन रहा है? चेक करो। देखो दोनों बोरोन का तो sp3 काम आ रहा है, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल काम आ रहा है? s ऑर्बिटल काम आ रहा है क्या? sp3s sp3, बोलो समझ में आया क्या? अरे बात दिमाग में बैठी बच्चों? बैठ गया क्या? देखो देखो बच्चों सुनो, हमारे पास ये बोरोन है, ये बोरोन है बच्चों, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। इनको हमने टर्मिनल हाइड्रोजन बोला था बच्चों, ठीक है, इसको हमने बनाना हाइड्रोजन बोला था। तो ये जो बना है वो तो बना है, देखो बच्चों sp3s, यानी ये देखो क्या है? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बच्चों, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिख रहा है? देखो टू सेंटर्ड क्यों बोला? देखो बच्चों, 2 ऑर्बिटल है, एक sp3 और एक s, और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और फिर इसको देखो बच्चों, यहां अगर आपने देखा हो इसको, तो यहाँ पे आप देखो क्या कह पा रहे हो? ये बच्चों देखो sp3s sp3 है ना, यानी ये क्या है? ये 3c2e बॉन्ड है कि नहीं है बच्चों? 3c2e बॉन्ड है, दिख रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, दिख रहा है? ये बात समझ में आई क्या? आ गया? आ गया बच्चों समझ में? बोलो। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, विश्वजीत सिंह जी समझ में आया आपको? विश्वजीत सिंह जी, हाँ भाई, देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना है, टर्मिनल हाइड्रोजन को, तो बच्चों मुझे सिर्फ एक ओवरलैपिंग एरिया को तोड़ना पड़ेगा ना। अगर मुझे टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना है तो मुझे कितने ओवरलैपिंग एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा? एक को ब्रेक करना पड़ेगा। और बनाना वाले को हटाना है तो कितने ओवरलैपिंग एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा? देखो बच्चों 1 एंड 2। तो बच्चों बताओ किसको हटाना मुश्किल होगा? बताओ बच्चों, किस हाइड्रोजन को रिमूव करना मुश्किल होगा? बनाना हाइड्रोजन को, है ना। टर्मिनल को हटाना इजी होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया?
तो मैं कह सकता हूँ, देखो बच्चों क्या मैं देखिए फॉर द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है, ओनली वन overlapping area is required to be broken, बोलो, but in case of banana bond, two overlapping area is required broken. So terminal hydrogen can be removed easily. बोलो बच्चों, समझ में आ गया? टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना इजी होगा, बनाना हाइड्रोजन को हटाना मुश्किल होगा। और बनाना हाइड्रोजन को अगर आपने हटाने की कोशिश की ना तो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगी ना बच्चों, बताओ। अगर आपने, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गई बात? बोलो। तो देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये B2H6 है, ठीक है, इस B2H6 से देखो बच्चों मेरी बात को समझना, मैं B2H5 CH3 है ना, फिर मैंने बोला कि B2H4 CH3, फिर H3 CH3, ठीक है, फिर B2H2 ये, देन मैं ये बोल रहा हूं कि B2HCH35 एंड फिर मैं ये बोल रहा हूं कि B2CH36। अब देखो बेटा, हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन कितनी है बताओ? टर्मिनल हाइड्रोजन कितनी है? टोटल 4 है, तो हम 4 हाइड्रोजन सकते हैं ना, हम 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्या हम 4 हाइड्रोजन को रिमूव करने लायक हैं? है ना बच्चों? तो बच्चों देखो, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, पहला वाला प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा वाला बन सकता है, तीसरा वाला बन सकता है, फोर्थ वन बन सकता है, लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये दोनों प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। बच्चों समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया है क्या? क्योंकि लास्ट वाले क्यों नहीं बने बच्चों? आपको पता होगा, अगर लास्ट 2 बनाने हैं तो आपको कौन सी हाइड्रोजन रिमूव करनी पड़ेगी? आपको कौन सी हाइड्रोजन रिमूव करनी पड़ेगी? बनाना। और बनाना हाइड्रोजन को हटाना क्या होगा? मुश्किल, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ की ब्रेक हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बेटा ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती रहती है, ध्यान रख लेना, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना? देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो स्ट्रक्चर हमें दे रखी है, देखो बेटा ये दिख रही है स्ट्रक्चर, ये दिख रही है बच्चों एनसीईआरटी में, दिख रही है क्या? आप ध्यान दीजिए बच्चों, देखो 2 हाइड्रोजन जो है ना ऊपर और नीचे, फिर देखो बेटा सुनो, हमने ये वाली स्ट्रक्चर अभी बताइए, ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर हमने बताई है बच्चों, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, ईच बोरोन एटम यूजेस sp3 हाइब्रिड
for bonding out of the 4sp3 hybrid, है ना, on each boron atoms one is without an electron, है ना। अब याद है क्या, ये क्या कह रहा है कि 4 में से 3 में तो इलेक्ट्रॉन है और एक बिना इलेक्ट्रॉन वाला है ना, और उसको उसने ब्रेकिंग बॉन्ड से दिखा रखा, देखो दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों, है ना। अरे ब्रोकन लाइन से दिखा रखा है, ब्रोकन लाइन से। हमने किस कलर से दिखाया था उसको, हमने उसको किस कलर से दिखाया था बच्चों, याद है क्या, हमने उसको रेड कलर से दिखाया था। और बाकियों को किससे दिखाया था, बाकी को किससे दिखाया था बच्चों, ब्लू कलर से दिखाया था, है ना। फिर देखो द टर्मिनल BH bonds आर नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये हमने समझा था। But the two bridge bonds are three center two electron bonds. The three center two electron bridge bonds are also referred as banana bonds. ये लिखा हुआ बच्चों इसके अंदर, ये आप ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है सारा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है बच्चों। चलिए अब अपन आते हैं वापस, हाँ जी देखो बेटा, तो देखो अब अपन क्या करेंगे, बच्चों स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, एक मिनट, हाँ जी चलिए, अब देखिए बच्चों सुनो, हो गया बच्चों, डाइबोरेन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुनिया के हर एग्जाम में इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। आपको मैंने अभी एनसीईआरटी में दिखाया, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। चलो अब अपन बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वो आपकी दे रखी है बच्चों एस ब्लॉक के अंदर, मैं इसको यही पढ़ा देता हूँ, एस ब्लॉक में दे रखी है, लेकिन अपन इसको यहाँ पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि एक ही जैसी है, देखो PeH2, ठीक है। तो सबसे पहला इसका अपन ले लेते हैं बच्चों मोनोमर, ठीक है ना। तो मोनोमर में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मोनोमर में देखो बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइड्रोक्साइड आ गई, sp आ गई, ठीक है। फिर देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन डाइमर की। तो डाइमर में देखो बच्चों क्या होगा, हमारे पास ये है इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ सिंपल सी, कि बेरिलियम की हाइब्रिडेशन स्टेट sp है बच्चों, इधर भी बेरिलियम की हाइब्रिडेशन स्टेट sp है। तो क्या बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है क्या, बेरिलियम के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या इसके पास लोन पेयर है हाइड्रोजन के पास देने के लिए, लोन पेयर है क्या, नहीं है। अब लोन पेयर नहीं है तो हम किसके ऊपर जाएंगे, लोन पेयर तो है नहीं, तो किसके ऊपर जाना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर के ऊपर। और जब बॉन्ड पेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना बच्चों, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, 3C4E या 3C2E, 3C2E बनेगा ना बच्चों। तो देखो बेटा ये गया, ठीक है, इसी तरह से ये गया, गया कि नहीं गया, बोलो बच्चों, ये इस तरह से जाएगा। अब जब ये ऐसे जाएगा तो देखो बेटा हमारे पास ये पिक्चर आ गई, देखिए ये H, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा कोई ये मत कह देना कि सर हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको दिख रहा है ना ये क्या है, ये जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है,
अरे ये जो 3 सेंटर्ड जो बॉन्ड दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही है, लग रहा है ना। वो ये नहीं कहते कि हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड ही बनाता, आपने 2 बॉन्ड कैसे बना दिए, ये समझ में आ गया ना। अब देखो बेटा सुनो, ये कौन सा हो गया, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी बच्चों एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फिर आ जाओ बच्चों इसकी बात कर लेते हैं पॉलीमर के अंदर, ठीक है ना। इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर समझो। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में देखो बेटा ये वाली पिक्चर है, ये दे रखा है बेटा आपने, ठीक है। अब देखो कैसे अपन इसको समझाएंगे, ध्यान दीजिए। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। फिर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। बोलो बच्चों ऐसा चलता रहेगा, अरे चलता रहेगा। अब अगर ये चलता रहेगा तो हमारे पास जो पिक्चर बनी वो कुछ इस तरह की बनेगी क्या। ये इस तरह से, है ना। अब बताओ इस बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ जाएगी बच्चों, और sp3 आते ही ये कंफर्म हो गया कि ये नॉन प्लेनर है बच्चों। बोलो, अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या सबको, सबको समझ में आ गया। हम्म, सबको समझ में आ गया बच्चों। चलो फिर देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों Al2CH36, ठीक है। एग्जैक्टली देखो ये क्या है, ऑफ AlCH3 की होल स्लाइस। देखो बच्चों ये कुछ इस तरह की पिक्चर है, ये देखो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर तो है नहीं ना, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर तो होता नहीं है बच्चों, बताओ, नहीं होता। तो लोन पेयर नहीं है तो फिर वो किसका यूज लेगा, लोन पेयर नहीं है तो वो किसका यूज लेगा, बॉन्ड पेयर का। तो देखो बच्चों ये बॉन्ड पेयर, इधर यहाँ से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन गए, और जब ये इलेक्ट्रॉन गए तो आप ऐसा समझ सकते हो ये ग्रुप बीच में आ गया। अब हो सकता है कुछ बच्चे को ऐसा लगने लग जाए कि सर कार्बन के तो आपने बॉन्ड 5 बना दिए। अरे बच्चों बॉन्ड 5 दिख रहे हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना। अरे बच्चों इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, बोलो। अरे ये जो बीच वाला बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड देखो बच्चों, ये वाला, तो ये बॉन्ड क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा बच्चों 3C2E बॉन्ड बोला जाएगा क्या, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बोला जाएगा ना। बोलो, सबको क्लियर है ये, सबको समझ में आया। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, यहां अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, बताओ θ1 और θ2 में कौन ज्यादा होगा, विच विल बी मोर, θ2 होगा बच्चों, θ2 will be more than θ1। Is it clear to all of you? अब देखो बेटा, अब मैं ब्रिज बॉन्ड के आपको गोल्डन पॉइंट्स बता देता हूं। देखो देखो गोल्डन पॉइंट्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। तो गोल्डन पॉइंट्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन लोन पेयर ऑफ ब्रिज एटम पार्टिसिपेट्स, ठीक है,
बताओ बच्चों, when lone pair of bridge atom participates, then type of bond, बोलो बच्चों, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा बच्चों, लोन पेयर कर रहा है, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर नहीं कर रहा है, तो बोलो बेटा ये हो गया 3C4E बॉन्ड। ये समझ में आ गया, ये बच्चों सबको समझ में आ गया 3C4E बॉन्ड। और ये कौन बना सकते हैं, ये बच्चों कौन बना सकते हैं 3C4E बॉन्ड, बताओ, मैंने आपको समझाया था, ये कौन बना सकते हैं बच्चों, हेलोजेंस, है ना, ये बना सकते हैं बच्चों हेलोजेंस, जैसे Cl है, Br है, I है, ठीक है। फिर देखो, when bond pair of bridge atom and, इसको ऐसे लेना, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही बात करते हैं, when bond pair participates in bridge bonding, ठीक है, when bond pair participates in bridge bonding, then type of bond, बोलो बच्चों क्या होगा, 3C2E बॉन्ड होगा। अब देखो बेटा, ये कौन बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन, मिथाइल, ये इस तरह से ग्रुप आ जाए इथाइल, ठीक है, और ये आ जाए C6H, आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं ना, आपके देखो 99.99% केसेस में क्वेश्चन यहीं से आते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी तो स्ट्रक्चर में आपको θ1 θ2 पूछ ले, टर्मिनल हाइड्रोजन पूछ ले, ठीक है ना, कि कौन सा हाइड्रोजन टर्मिनल है, कौन सी बनाना है ना। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक एक बॉन्ड को समझाने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया, एक बार विश्वजीत सिंह जी से पूछ लेते हैं, विश्वजीत सिंह जी आपको समझ में आया क्या, ठीक है भैया। बच्चों मैं ये जो पढ़ा रहा हूं ये सारा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जो मैंने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको मैंने दिखाया भी अभी थोड़ी देर पहले आपको, तो है ना, आप इसको वैसे ना लें कि यही नहीं एनसीईआरटी में सब कुछ है। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करेंगे, ब्रिज बॉन्ड तो हो गया, एक अपन और आगे चलते हैं बच्चों, देखो सुनो, एक लेते हैं बच्चों अपन बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग या अपन बोलेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये क्या होता है इसको समझाता हूं। हाँ जी, अब देखो बेटा, ये बैक बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना, आपको ये चीज कैसे क्या है समझाता हूं मैं, अच्छे से समझना। देखो बेटा क्या हो सकता है, सुनो, आप लोगों ने कभी ये पढ़ा था बच्चों, पहले बताओ, ये है इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास है H+, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या वाटर H+ के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्या वाटर H+ के साथ बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है, कैसे, देखो बेटा, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है क्या, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा बच्चों, दे देगा, लोन पेयर देते ही देखो बेटा ये वाली पिक्चर बन गई हमारे सामने, बन गई क्या, ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने। अब देखो बेटा सुनो, मैं इसको कह सकता हूं कि ये दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बना है ना, ये दो अलग अलग थे ना, वाटर अलग था, H+ अलग था, तो मैं इसको बोल रहा हूं, देखो बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड
बोलो बच्चों। और ये जो इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्या वो सिग्मा है क्या? बोलो बच्चों, जो इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्या वो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? कंफर्म। अब एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, देखो इसके पास लोन पेयर था, ठीक है, और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, है ना? तो एक लोन पेयर दे रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इसी चीज को देखो बेटा, थोड़ा सा अपन अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो कैसे, सपोज मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस कार्बन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक चीज समझाओ कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है। इसका मतलब क्या इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है क्या? क्या इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। अच्छा, इसके साथ जो डायरेक्ट अटैच एटम है उसके ऊपर लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर है। तो मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है? एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक के पास देने के लिए लोन पेयर है क्या? अरे है बच्चों, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस आया बच्चों। क्या डिफरेंस आया, कोई बताएगा आप में से? बताओ, सबसे पहले बताओ, ये इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है? ये इंट्रामोलिकुलर है, समझ में आया? इंट्रामोलिकुलर है। एंड सेकंड में बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा? बताओ, ये सिग्मा होगा या पाई होगा? पाई होगा। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया बच्चों? देखो, ये लोन पेयर देगा बेटा। तो जैसे ही देगा ना, देखो बेटा सुनो, हुआ क्या इसमें, ये वाली पिक्चर हुई, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब ऑक्सीजन, ये इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, बोलो बच्चों, ये इसने दिया। ये बात आपको समझ में आई क्या? आई बच्चों? तो अब देखो बेटा सुना, ये जो हुआ ना, वो हुआ आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई, सॉरी पाई नहीं, हाँ से ठीक है, पाई है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों समझ में आया? और इसी इंट्रामोलिकुलर आपके पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बैक बॉन्ड बोलते हैं। आया क्या समझ में? देखो बेटा हुआ क्या, इसको थोड़ा और अगर अपन बेटर वे में देखना चाहें तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये sp2 था, तो इसके पास ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है, ये इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है। और इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर पड़ा है कि नहीं पड़ा है बच्चों? बोलो। तो क्या इन दोनों एटम्स के बीच इस तरह से, बोलो बच्चों, ये कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी? बोलो बच्चों, क्योंकि पहला बॉन्ड तो ऑलरेडी सिग्मा है ना, पहला बॉन्ड तो ऑलरेडी सिग्मा है ना, है बेटा? तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा बताओ? दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। जो बैक बॉन्ड का कुछ मोटे तौर पे समझ में आया क्या है? मैं कह सकता हूं इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बोलो बच्चों, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई? बोलो बच्चों, सिग्मा या पाई? पाई बनेगा बैक बॉन्डिंग में, ठीक है ना, पाई बॉन्ड बनेगा पक्का। ये दिमाग में बैठ गया? बोलो बच्चों। तो देखो, है ना, इसमें क्या लिखेंगे, देखो बेटा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग
between two adjacent atoms which are already bonded through सिग्मा बॉन्ड। बोलो बच्चों, तो समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो, अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये बात आपके दिमाग में बैठी? ये बात आपके दिमाग में बैठी पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, तो बच्चों देखो, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन जो है वो क्या है बताओ? एक एटम के पास तो लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, और एक एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, सही बात है। एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में पहले से क्या होना चाहिए? बॉन्ड होना चाहिए। दोनों के बीच में पहले से बॉन्ड होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए ना? दोनों डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए, होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं, देखो बच्चों, देखो क्या, लोन पेयर containing atom and empty orbital containing atom should be connected डायरेक्टली। बोलो बच्चों, बोलो समझ में आ गया? वो क्या होनी चाहिए? दोनों डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये बात सुनाई। अब देखो बेटा सुनो, देखिए, दिस empty orbital may be p orbital। देखो, p ऑर्बिटल तो कब होगा? जब वो आपके सेकंड पीरियड का हो, है ना? और d ऑर्बिटल जब वो आपके थर्ड पीरियड का हो, ठीक है ना? थर्ड पीरियड में d आ जाता है ना बच्चों। ये एम्प्टी ऑर्बिटल क्या हो सकता है? ये एम्प्टी ऑर्बिटल आपका क्या हो सकता है बच्चों, बताओ? अरे समझ में आ रही है क्या बात? ये एम्प्टी ऑर्बिटल p भी हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल d भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों? कैसे समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इस लाइन को कैसे समझेंगे। देखो बेटा, ये बोरोन है, ये इस तरह से, ठीक है बेटा? एक चीज बताओ बच्चों, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बताओ बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। sp2। ओके, अगर बोरोन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, तो बच्चों क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चों? है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको भी, तो मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल दिखा दिया। देखो यहाँ पे, देखो बेटा सुनो, ये हो गया एम्प्टी p ऑर्बिटल, हो गया। अच्छा, हेलोजेंस के पास आपको पता है लोन पेयर होता है। हेलोजेंस के पास न्यूट्रल स्टेट में 3-3 लोन पेयर होते हैं ना बच्चों? तो देखो, ये लोन पेयर भी रख रहा है, बोलो बच्चों, ये देखो, ये लोन पेयर भी रख रहा है बच्चों। आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? बोलो, तो बताओ, क्या इन दोनों के बीच में ये इंटरेक्शन पॉसिबल है? क्या इन दोनों के बीच में ये इंटरेक्शन पॉसिबल है बच्चों? है? क्लियर हो गया? तो बच्चों बताओ, हुआ क्या कि इस बार जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। अब ये बताओ बच्चों मेरे को, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और मेरे पास है SiH3, है बच्चों? अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। बच्चों एक बात बताओ,
क्या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों। अब बताओ बच्चों, ये जो सिलिकॉन है वो कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? बताओ, सिलिकॉन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है बच्चों। और इस सिलिकॉन को अगर आप ध्यान दो तो इसकी हाइब्रिड स्टेट आ रही है sp3। इसका मतलब पी तो खाली नहीं है ना, इसके पास पी तो खाली नहीं है ना बच्चों। तो इसके पास क्या खाली है बच्चों, बताओ? इसके पास खाली कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास, बोलो बच्चों, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। होगा क्या? जो समझ में आ गया? तो ये जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा? पी में जाएगा या डी में जाएगा? बताओ। डी में जाएगा। क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में क्या, अरे विश्वजीत सब समझा देंगे, घबरा मत, 2 3 हो सारी होगी, घबरा मत। एक क्या 3 होगी बैक बॉन्डिंग। हाँ भैया, इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, क्यों नहीं है पॉसिबल? प्रज्ञा फलोदिया, इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो बच्चों सुनो, अगर आप ध्यान दो ना, तो बच्चों सल्फर और क्लोरीन दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। सल्फर और क्लोरीन दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, दिख रहा है? ठीक है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो सबके पास है, दोनों के पास ही। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, सल्फर के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास खुद के पास खाली जगह पड़ी है ना। अरे दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बच्चों। तो दोनों जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ सबसे पहले, सपोज आपके सामने रोटी पड़ी है और आप एकदम भूख से तड़फ रहे हो, तो बच्चों पहले एक बात बताओ, आप रोटी खुद खाओगे या दूसरे को दोगे? अरे जब आपका पेट खाली पड़ा है तो खुद ही खाओगे ना, खाओगे ना बच्चों। अब मुझे बताओ, सल्फर के पास लोन पेयर तो है, लेकिन भैया सल्फर के खुद के पास भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं ना। अरे सल्फर के खुद के पास भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? पड़े हैं ना। आप इसको ऐसे समझो, देखो मैं इसको एक ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके घर में स्पेस पड़ा है बहुत सारा और आपके पास एक 4 व्हीलर है, तो आप 4 व्हीलर पड़ोसी के घर में खड़ी करेंगे या खुद के घर में खड़ी करेंगे? अरे जब स्पेस है तो आप किसी पड़ोसी के घर पे जाके खड़ी करोगे क्या 4 व्हीलर को? खुद के घर में करेंगे ना। बच्चों समझ में आ गई? तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आपके पास कोई एटम जिसके पास लोन पेयर भी है और एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, दोनों ही खुद के पास है, तो फिर वो बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। अरे बच्चों बात समझ में आ गई? या आप इसको ऐसा बोल दो, या आप इसको ऐसा बोल दो कि अगर दोनों ही एलिमेंट थर्ड पीरियड के आ गए ना, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या बोला कि अगर दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के हो, या जो लोन पेयर डोनर एटम है उसके खुद के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, तो फिर वो बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो, ये बात दिमाग में बैठ गई? अरे बैठ गई क्या? तो देखो बेटा, हम क्या लिखेंगे इसमें, सुनिए। हम ये लिखेंगे कि इफ लोन पेयर containing atom already has empty orbital, then back bonding is not possible। क्या ये समझ में आया? अगर लोन पेयर
कंटेनिंग एटम के पास खुद का एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। या आप ये कह सकते हो कि if adjacent bonded atoms are of third period element, then back bonding is not possible। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बच्चों मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला? बोलो, ये बात समझ में आएगी? अब देखो बेटा, एक बात बताओ। सबसे पहले ये मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है? ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है? और ये ऑक्सीजन, इसके पास ये पिक्चर है, ये भी लोन पेयर है। अब देखो बच्चों, बताओ, सबसे पहले चेक करो कि क्या ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है? क्या ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है? नहीं है। एक थर्ड का एक सेकंड का है, तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल हो सकती है ना? बोलो बच्चों, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। क्या दोनों में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्या दोनों में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, दोनों में से किस में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी? बच्चों बताओ, दोनों में से किस में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? सोच के बताना। बोलो बच्चों, रीजन बता सकता है आप में से कोई इसका? देखो बेटा, रीजन बता सकते हो? बोलो। देखो बेटा सुनो, सेकंड में होगी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, सेकंड में होगी। क्यों होगी? देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो, ये क्लोरीन है, जरूर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जब इधर से इसका लोन पेयर आएगा आएगा और इधर से इसके जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगी? लड़ाई होगी ना बच्चों। अरे बोलो, अगर उधर से ऑक्सीजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर और क्लोरीन के लोन पेयर के बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। अब मुझे बताओ, मैं अगर बोलूं कि यहाँ तो देखो बेटा क्या है, इस क्लोरीन के ऊपर क्या है? 3 लोन पेयर है बच्चों। यहाँ क्या बोलूंगा? नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है ना, कोई लोन पेयर नहीं है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, जब सिलिकॉन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो जब ये आएगा तो क्या कोई इसी को रिपल्शन देगा? बोलो बच्चों, क्या इसको कोई रिपल्शन देगा? तो बताओ, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कहाँ हुई? बोलो बच्चों, फर्स्ट में या सेकंड में? ये बात समझ में आई? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस एटम को, यानी जो एक्सेप्टर एटम है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको आप लोन पे दे रहे हो, अगर उसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है तो वो उसकी लेने की इच्छा नहीं होगी ना? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? आपका पेट भरा हुआ है और आपको कहते हैं कि ले साहब एक गुलाब जामुन और खा लो, आपका पेट भरा हुआ है एकदम अच्छे से, तो आपकी इच्छा इतनी ही नहीं होगी। अगर आप उस बंदे को खिलाओ जो एकदम भूखा है, उसकी इच्छा अच्छी होगी ना? अरे बच्चों समझ में आई बात? समझ में आया? तो देखो बेटा, यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो होगा बच्चों लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, है ना? होगा। किस किस के लोन पेयर? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? यहाँ क्या होगा? यहाँ बच्चों क्या होगा? नो रिपल्शन, नहीं होगा ना? बोलो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ क्या होगा? ये क्या होगा? लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। यहाँ क्या होगी? यहाँ होगी बच्चों मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? लेस इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, समझ में आया? आया क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या कि इफ
acceptor atom already have lone pair of electrons, then effective back bonding is not possible. होगी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग होगी जरूर, लेकिन वो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों? बताओ, अब मुझे बताओ बच्चे, एक बात बताओ, जब बैक बॉन्डिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बना था? बैक बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। तो बैक बॉन्डिंग से बच्चों बताओ, बैक बॉन्डिंग से आप एक चीज बताओ कि पाई कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं ना? पाई कैरेक्टर डेवलप होते हैं बच्चों, बोलो। तो मैं कह सकता हूं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। पाई कैरेक्टर डेवलप होने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना? बोलो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। अब बताओ, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई? डिक्रीज हुई। पक्का ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी बच्चों, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई, बॉन्ड छोटा होता गया, तो बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बताओ बच्चों, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना? बढ़ जाएगी बच्चों, समझ में आया? तो देखो बच्चों, क्या अपन लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट देखो बच्चों, सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट तो क्या है बच्चों? देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑब्लिक, मैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है। सेकंड देखो बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर आपका कर गया इंक्रीज, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा? वो डिक्रीजेस। बोलो, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो देखो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। ये पॉइंट समझ में आई? अरे बच्चों पता होगा ना, क्योंकि देखो, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, है बच्चों, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की, है बच्चों। आई बात समझ? अब देखो बेटा सुनो, अपन ये भी कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग से पाई कैरेक्टर डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो अब होगा क्या? बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट आएगा? बॉन्ड एंगल आइदर इंक्रीजेस और remains constant but never decreases। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। बॉन्ड एंगल या तो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, लेकिन डिक्रीज कभी नहीं करेगा। ये बात अब अपन एग्जांपल से समझेंगे, अभी तो वैसे समझ में आएगी नहीं, तो ये बात मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, है ना। ऐसे अभी समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अरे बच्चों, मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया क्या? जो पॉइंट नंबर 4 है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि देखो, बॉन्ड एंगल का, मैं आपसे पूछूं बच्चों, देखो बॉन्ड एंगल का, देखो एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल सिंगल है और सिंगल सिंगल है। बताओ बच्चों, किस कंडीशन में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बताओ, जहां रिपल्सन ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा ना? बोलो बच्चों, जहां रिपल्सन ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो देखो बेटा, डबल बॉन्ड में अगर आप ध्यान दो तो टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, 4 इधर 4 इधर, तो ये ऐसा होगा
ये बच्चों में बात आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा के आ चुका हूं। बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकता हूं क्या? ऐसा बोल सकता हूं बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, अपन वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसको समझाते हैं बेटा। सुनिए, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन अच्छा एक चीज एग्जाम्पल ही लेते हैं। चलो, सबसे पहले लिया मैंने बेटा NH3 एंड NCl3। ठीक है, इनका आपको बताना है बच्चों ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखो, समझोगे अभी आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो बेटा, ये है मेरे पास, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये H, ये H, ये H, फिर ये आपके पास NCl3 है। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इन दोनों को देख के बताओ कि किस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, NH3 और NCl3 में। किसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? लोन पेयर तो दोनों में है। अब किसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या के पास है या हाइड्रोजन के पास है? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन के पास तो नहीं होगा ना, क्लोरीन के पास ही होगा ना बच्चों। क्लोरीन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास एम्प्टी डी पड़ा होता है। तो बच्चों बताओ, एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं कि ये जो क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है बच्चों। ये जब थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास क्या पड़ा है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि बैक बॉन्डिंग विल बी देयर, होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या होगा, कभी लोन पेयर आपकी इस क्लोरीन के पास गया, कभी वो इसके पास गया, कभी वो इसके पास गया, जाएगा ना। अरे तीनों में से किसी भी क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में जा सकता है ना, जा सकता है बच्चों। ये इस तरह से जा सकता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर वो तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है, तो देखिए कभी वो इस क्लोरीन के साथ, कभी वो इस क्लोरीन के साथ, कभी वो इस क्लोरीन के साथ। तो बोलो बच्चों, पार्शियल बॉन्ड बनेगा क्या इनके बीच में इस तरह से? बोलो बच्चों, क्या पार्शियल बॉन्ड बनेगा? अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में? बोलो, प्योर सिंगल बॉन्ड है या पार्शियल डबल बॉन्ड है NCl3 में? बताओ बच्चों, NCl3 में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। अरे बोलो बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, और यहां देखो बेटा, मैं क्या बोलूंगा, यहां तो होगा NH प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, और यहां होगा NCl पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ, अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो कौन सा एंगल ज्यादा आया? डबल बॉन्ड वाले का आएगा या सिंगल बॉन्ड वाले का आएगा? बताओ बच्चों, θ2 आएगा। ये θ2 आ गया बच्चों, समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? हो गया भाई, ये बात क्लियर है सबको? ओके, चलो बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं H2O एंड Cl2O, इनमें हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बेटा सुनो, इसके पास भी लोन पेयर है बच्चों, और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। अब बच्चों, मैंने बोला ये θ1 है, θ2 है। तो बच्चों बताओ, किस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? बताओ, सेकंड वाले में ना, क्योंकि देखो बेटा,
हाइड्रोजन में तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होता नहीं है, नहीं होता ना। सेकंड वाले में पॉसिबल दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों, पक्का। तो थीटा 2 ज्यादा हो गया थीटा 1 से। हो गया बच्चों, सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं लेता हूं सी। मैंने लिया PH3 एंड 3, ठीक है। तो PH3 और PF3 को देखो बेटा, जैसे ये लोन पेयर है बेटा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो बेटा सुनो, ये PF3 है बेटा। अब देखो PF3 में ध्यान, अलग है मामला। मुझे एक बात बताओ बच्चों, PF3 में अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ठीक है ना, PF3 में अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, तो देखो बच्चों फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का है बच्चों, और जो फोस्फोरस है वो थर्ड पीरियड का है, और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा बच्चों, बोलो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है? क्या फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है? दे सकता है, दे सकता है ना बच्चों, दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग विल बी देयर। समझ में आ गया क्या? जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम के पास ही लोन पेयर हो, लेटरल एटम के पास भी हो सकता है, लेटरल एटम के पास भी हो सकता है। तो बच्चों बताओ इसमें बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा आएगा? PH3 और PF3 में से, PH3 और PF3 में से किस में ज्यादा आएगा? जहां बैक बॉन्डिंग हुई वहां आएगा ना? अरे बोलो, तो सेकंड में आया क्या? आया बच्चों? इस तरह से बताओ बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास है ASH3 और ASF3, तो यहां देखो बेटा ASH3 और ASF3 इसमें ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? अरे बच्चों ये बॉन्ड एंगल के कुछ समझ में आए एग्जांपल आप लोगों को? बोलो, अरे बॉन्ड